नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हिमाचल प्रदेश दिल्ली से बहुत नज़दीक है, मगर दिल्ली के अखबारों और चैनलों में इसकी तबाही की खबरों का हाल देखेंगे तो लगेगा कि चांद से भी ज़्यादा दूर है हिमाचल। राष्ट्रगान हिमाचल के बिना पूरा नहीं हो सकता, लेकिन मीडिया कवरेज देखकर लगता है हिमाचल इस राष्ट्र में ही नहीं है, केवल गान में है। शिमला, कुल्लू, मंडी, हमीरपुर और अन्य ज़िलों से आने वाली तस्वीरें बहुत भयावह हैं। इंसान ने जिस तरह से पहाड़ों को काट कर मैदान बनाया है, अब पहाड़ उसके अतिक्रमणों को मैदान बनाने में लग गए हैं। ट्विटर पर भूस्खलन के वीडियो बहुत सारे हैं जिसे लोग केवल देख रहे हैं और हैरानी जाहिर कर रहे हैं। यही लोग बारिश खत्म होते ही फिर से इन पहाड़ों में मकान देखने निकल जाएंगे कि खरीद लें और इसकी ज़रूरत पूरी करने के लिए और मकान बनने लग जाएंगे। नियम कानून को ताक पर रखकर ये मकान बनाए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश से आने वाली तस्वीरें कोई नई कहानी नहीं कहती हैं। हम उन सभी कहानियों को जानते हैं, मगर तबाही की ऐसी हालत में भी कोई अपना रास्ता बदलने के लिए तैयार नहीं। इस बार वहां से आने वाली कहानियां काफी बड़ी और भयावह हो चुकी हैं। जुलाई महीने में भी हिमाचल प्रदेश में बारिश से भारी तबाही आई थी। अब अगस्त भी बीतते बीतते भारी पड़ रहा है, जबकि इस महीने में देश के कई हिस्सों में बारिश सामान्य से कम रिकॉर्ड की जा रही है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में बारिश जरूरत से ज्यादा हो रही है। मॉनसून के 90 दिनों में जितनी बारिश होती है, हिमाचल में उससे अधिक बारिश केवल 54 दिनों में हो गई है। पिछले कुछ वर्षों से बारिश के दिन हिमाचल प्रदेश पर भारी पड़ने लगे हैं। जुलाई के 21 दिनों में राज्य में 115% अधिक बारिश हो गई। सामान्य तौर पर यहां जुलाई के महीने में 165 मिलीमीटर बारिश होती है, मगर उस वक्त तक 354 मिलीमीटर बारिश हो गई। बताया जाता है कि कई दशक में यहां के लोगों ने ऐसी बारिश देखी है। जुलाई महीने की बारिश ने 50 साल के रिकॉर्ड तोड़े हैं। 9 जुलाई के दिन मनाली, सोलन, रोहडू, ऊना, धमरूर, हमीरपुर और केलांग में एक दिन की बारिश पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ जाती है। 7 से 10 जुलाई के बीच हिमाचल में आमतौर पर होने वाली 41.6 मिलीमीटर बारिश की जगह 223 मिलीमीटर बारिश हुई थी, सामान्य से 5 गुना से भी अधिक, वो भी 4 दिनों के भीतर। पिछले 19 वर्षों में केवल 3 अलग अलग वर्षों को छोड़ दें तो यहां सामान्य से कम बारिश हुई है, लेकिन इस बार बारिश ने कहर ढा दिया है। मीडिया में छपे आंकड़ों के मुताबिक इस साल बारिश के कारण हिमाचल में 361 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। 2000 से अधिक घर पूरी तरह नष्ट हो गए हैं। करीब 10,000 घरों को आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा है। 300 दुकानें तबाह हो गई हैं। 4700 से अधिक गौशालाएं नष्ट हो गई हैं। 2017 से 22 के बीच मॉनसून के दिनों में 8000 से अधिक घरों को नुकसान पहुंचा है। 16,000 जानवरों और पक्षियों की मौत हो गई है। करीब 10,000 मवेशी मर गए या पानी में बह गए। पिछले साल भी बारिश के कारण हिमाचल प्रदेश में 200 से अधिक लोग मर गए थे। हिमाचल प्रदेश में 1 जून से लेकर 30 सितंबर तक औसतन 730 मिलीमीटर की बारिश होती है, लेकिन इस बार मॉनसून के शुरुआती 54 दिनों में ही औसतन 742 मिलीमीटर बारिश हो गई। इतने कम समय में अगर पूरी बारिश हो जाए तो तबाही आनी ही है। हम न्यूज़ चैनल तो नहीं हैं, मगर लगा कि अपनी सीमाओं के बाद भी हिमाचल प्रदेश की त्रासदी को सामने लाना चाहिए। मीडिया की हालत बहुत बुरी है। उसकी खबरों का हाल देखकर लगता है कि प्राकृतिक आपदा से ज़्यादा बड़ी तबाही भारत के मीडिया के न्यूज़ रूम में आई है। किसी में बहुत खास रिपोर्टिंग नहीं है, फिर भी हमने इसके लिए कई मीडिया रिपोर्ट का सहारा लेना पड़ा। यह वीडियो केवल हिमाचल प्रदेश के लिए नहीं है। आप किसी भी प्रदेश में रहते हैं, ऐसी प्राकृतिक आपदाओं को लेकर अब सचेत हो जाइए। प्राकृतिक आपदाएं कारों के बह जाने और पहाड़ों के ढह जाने के वीडियो देखने के लिए नहीं हैं, बल्कि थोड़ी मेहनत कीजिए और इसके कारणों के पीछे जाइए, वरना एक दिन पहाड़ गिरता हुआ या नदी बहती हुई आपके घरों में घुस आएगी। हमारे पास जो भी वीडियो हैं, हम उसी से अपनी कहानी को आगे बढ़ाएंगे, जो हमने स्थानीय स्तर पर संवाददाताओं से जुटाए हैं। ज़रूरी नहीं कि हम जिस जगह की बात कर रहे हैं उसी जगह का वीडियो हमेशा ही हो। हम कोशिश करेंगे कि वहाँ का भी हो, लेकिन हो सकता है कि वीडियो कहीं का भी हो और कहानी किसी और जगह की। यह बताना भी मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। मगर यह वीडियो राष्ट्रीय राजमार्ग 305 का है, आनी से कुल्लू जाने का रास्ता।
भूस्खलन से सड़क गायब हो गई है। जिस बोल्डर से पहाड़ों को काटकर विकास लाया गया है, वही बोल्डर मलबे में बदल चुके विकास को हटा रहा है। हिमाचल या पहाड़ी राज्यों में ऑल वेदर रोड के नाम पर सड़कों का निर्माण खूब किया गया, मगर इन बारिशों में ऑल वेदर रोड की भी पोल खुल गई है। उनमें भी दरारें हैं और सड़कें ध्वस्त हो चुकी हैं। अब तो अगस्त और जुलाई की तबाही में अंतर करना मुश्किल हो गया है। जुलाई की तबाही के आंकड़े अगस्त के सामने अब पुराने पड़ गए हैं, जबकि उसी से राज्य उबर नहीं पाया है। जुलाई महीने में भी खबर आई कि कुल्लू में ब्यास नदी के किनारे राष्ट्रीय राजमार्ग 3 का एक हिस्सा भारी भूस्खलन के बाद बह गया। हजारों मार्गों पर राज्य परिवहन निगम की बसों का चलना बंद कर दिया गया। भारी ट्रैफिक जाम लग गया राज्य भर में। कुल्लू में आनी बस स्टैंड के पास 8 इमारतें एक के बाद एक कर गिरती चली गईं। ये वीडियो बहुत ही वायरल हुआ है। यह सोलन परवाणू हाईवे है। कहीं पर सड़क पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है, कहीं पर दरारें आ गई हैं, कई जगहों पर किनारे से सड़क धंस गई है। भूस्खलन से कई जगहों पर इतना मलबा गिरा है कि रास्ता बंद करना पड़ा। अगस्त महीने में भी सैकड़ों जगहों पर सड़कें धंसी हैं और बंद करना पड़ा है। 14 अगस्त के आसपास 600 से अधिक सड़कों को बंद करना पड़ा। मंडी में बारिश से भारी तबाही आई, जहां 200 से अधिक सड़कें ठप हो गईं। इस वक्त हिमाचल प्रदेश में ट्रैफिक का क्या ही हाल होगा, लोग कैसे अस्पताल पहुंच रहे होंगे, आप इसकी कल्पना कीजिए। हजारों की संख्या में सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। बद्दी में बालद नदी में आए उफान से पुल क्षतिग्रस्त हो गया है, 2 हिस्सों में बंट गया है। और मंडी का ऐतिहासिक पुल भी टूटकर ब्यास नदी में समा गया। ब्यास नदी में पानी के वेग से मंडी में और बंजार को जोड़ने वाला एक पुल बह गया। चमेरा में रावी नदी बाकन पुल को बहा ले गई। एक्सप्रेस में खबर है कि जुलाई में 9 से लेकर 12 जुलाई के बीच 3 दिनों के भीतर राज्य में 40 बड़े पुल क्षतिग्रस्त हो गए। जुलाई के आखिरी 2 हफ्तों में 15 पुलों के क्षतिग्रस्त होने की खबर ट्रिब्यून अखबार ने छापी है। इन सूचनाओं के संकलन भर से अंदाजा हो जाता है कि जुलाई और अगस्त की बारिश ने हिमाचल प्रदेश में कैसी तबाही लाई है। करीब से देखने पर इनका स्वरूप कई गुना ज्यादा भयावह दिखता होगा। आमतौर पर राजधानी को मीडिया कवरेज में तवज्जो मिल जाता है, लेकिन जनता के अरबों रुपए विज्ञापन डकार जाने वाला गोदी मीडिया शिमला से किस तरह की रिपोर्टिंग कर रहा है, यह देखना आपका काम है। हिमाचल प्रदेश से आने वाली तस्वीरें बता रही हैं कि यहां भयंकर भूकंप की तरह की तबाही आई है। शिमला कालका नेशनल हाईवे का भी हाल बहुत बुरा है। शिमला में इस बार पेड़ खूब गिरे हैं। मीडिया रिपोर्ट में यह आंकड़ा मिला है कि 350 से अधिक पेड़ बारिश के कारण उखड़ गए। यह कोई सामान्य पेड़ नहीं है, बल्कि देवदार के पेड़ हैं। आदेश दिया गया है कि खतरनाक पेड़ों को जल्द से जल्द काटा जाए। जिनके गिरने से खतरा माना जा रहा है, उन्हें काटा जा रहा है या उखाड़ा जा रहा है। यह अपने आप में दो तरफा तबाही है। बारिश के कारण पेड़ गिरने वाले हैं, गिर गए हैं, और इनके गिरने से दूसरी तबाही ना आ जाए, इसलिए पेड़ों को काटा जा रहा है, जबकि मिट्टी को पकड़कर रखने वाले पेड़ ही होते हैं। राजधानी शिमला में बारिश की तबाही का चेहरा ये पेड़ बनते जा रहे हैं। पता चल रहा है कि हमने पहाड़ों को कितना कमजोर कर दिया है। इन पेड़ों को काटना हटाना भी आसान काम नहीं है। जिला प्रशासनों के पास कितने ही लोग होते होंगे, उसकी क्षमता ही कितनी होती होगी, उससे भी कई गुना ज्यादा बड़ी त्रासदी आ गई है। केवल पेड़ ही नहीं गिर रहे हैं, जिले के ग्रामीण इलाकों में मकान या तो दरक रहे हैं या कई सारे गिर चुके हैं। इन मकानों में रहने वालों को अपना ही घर मौत का कारण लगता होगा। जीवन की सारी पूंजी लगाकर घर बनाया, अब वही घर भरभरा कर गिर रहे हैं। शिमला में भी 200 से ज्यादा सड़कों को बारिश के कारण अवरुद्ध करना पड़ा था। 14 अगस्त को यहां के समर हिल में पुराना शिव मंदिर है, बारिश के कारण धंस गया। 20 लोगों की इस दुर्घटना में मौत हो गई। 11 दिनों तक यहां बचाने का ऑपरेशन चला, तब जाकर मलबा हटा और शवों को निकाला गया। हिंदू में शिमला के पूर्व डिप्टी मेयर टिकेंद्र सिंह पवार ने लिखा है कि यह मंदिर एक गॉर्ज के भीतर बनाया गया था, जहां नहीं बनना चाहिए था। और तो और शिमला के एक बाहरी इलाके के लिए वाटर सप्लाई सिस्टम भी यहीं बनाया गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस के जवान, सेना के जवानों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस हादसे में एक परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई। लोग इस वक्त असहाय हैं। अब यह त्रासदी इतनी बड़ी हो चुकी है कि सरकार केवल
पैच वर्क कर सकती है और जनता प्रार्थना कि ऐसी बारिश फिर ना हो। धंस चुकी इमारतों से लेकर गिर रही इमारतों के वीडियो से अंदाजा तो मिलता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की तबाही उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। मुख्यमंत्री के ट्विटर हैंडल पर आर्थिक मदद की तस्वीरें बहुत ज्यादा हैं। इस वक्त राज्य की तबाही बड़ी है, आर्थिक मदद भी चाहिए, लेकिन उस ट्विटर हैंडल से पता नहीं चलता कि राज्य की तबाही कितनी बड़ी है। प्राकृतिक आपदाओं को केवल ऊपर का अभिशाप आप नहीं कह सकते। इस वक्त मुख्यमंत्री को बोलना चाहिए कि राज्य भर में नियमों को किनारे कर जो निर्माण के काम हुए हैं और नियमों के तहत विकास के नाम पर जिस तरह से पहाड़ों को कमजोर किया गया है, उन पर उनकी क्या राय है, वे क्या करने जा रहे हैं। क्योंकि बारिश तो अगले साल भी आएगी, अगले महीने आ सकती है, तब भी क्या सारा जोर राहत एवं बचाव कार्य पर ही रहेगा। हिमाचल प्रदेश में विकास के नाम पर जिन कंपनियों को लाभ मिला है, जिन्होंने पैसे कमाए हैं, उन्होंने इस त्रासदी के लिए कितनी आर्थिक मदद की है, मुख्यमंत्री को बताना चाहिए नाम के साथ। मुख्यमंत्री को यह भी बताना चाहिए, यह धारणा बना दी गई और यह बिल्कुल सही भी है कि लोग पैसे खिलाकर या नियमों को अनदेखा कर पहाड़ों पर अतिक्रमण करते हैं, घर बनाते हैं, बेचते हैं और खरीदते हैं। 2 मंजिला मकान बनाने की इजाजत होती है, 7 मंजिला मकान बना लेते हैं। किसी को इससे तकलीफ नहीं हो रही थी, लेकिन यह बात भी उतनी ही सही है कि पहाड़ों को नुकसान केवल अवैध अतिक्रमण से नहीं हुआ है, विकास के नाम पर वैध अतिक्रमण से भी हुआ है। नियमों के नाम पर इन विकास योजनाओं को हम हमेशा के लिए पवित्र घोषित कर देते हैं। नदियों का रास्ता रोककर डैम बनाने लग जाते हैं और जब पानी छोड़ना पड़ता है या डैम टूट जाते हैं तब कोई जिम्मेदारी लेने नहीं आता कि ऐसी योजना क्यों बनाई गई। क्या इतनी बारिश की आशंका या गणना किसी ने नहीं की। यह तस्वीरें कांगड़ा जिले के कोटला क्षेत्र की हैं। पोंग बांध से पानी छोड़ने पर कोटला एवं आसपास के क्षेत्र की सड़कें टूट गई हैं, लोग पलायन कर रहे हैं। यह जो तबाही आप देख रहे हैं केवल भ्रष्टाचार और अतिक्रमण का गठजोड़ नहीं है, इसमें विकास की योजनाओं की भी भागीदारी ज्यादा है। आबादी को भी बहाना मत बनाइए, बाहर के लोगों ने भी उसी अनुपात में हिमाचल में घर खरीदे हैं। अफसोस कि इन दोनों के बारे में गंभीर रूप से फिर से विचार करने की कोशिश नहीं दिखाई दे रही है। मीडिया की खबरों में यह जानकारी मिलती है कि राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने फैसला किया है कि ब्यास नदी बेसिन और उसकी सहायक नदियों में स्टोन क्रशर के प्रयोग तुरंत प्रभाव से बंद कर दिए जाएंगे। कई और जगहों के लिए ऐसा निर्णय लिया गया है। हमारा सवाल है कि यह निर्णय तात्कालिक है या इस पर ठोस और अंतिम रूप से कोई फैसला लिया जाएगा। आप जब भी दिल्ली से शिमला की तरफ जाते हैं, पहाड़ों पर मकानों, होटलों और अन्य इमारतों का अंबार दिखता है, पहाड़ दिखता ही नहीं। अब तो मल्टी लेवल कार पार्किंग और इन मकानों में कोई भी अंतर नजर नहीं आता। हर खाली जगहों को कारों से भर दिया गया है और कारों के लिए ज्यादा से ज्यादा सड़कें बनाई जा रही हैं ताकि लोग अपनी एसयूवी को दौड़ा सकें। आखिर क्या कारण है कि हम एक छोटे से राज्य में भी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था का शानदार उदाहरण नहीं पेश कर सकते। हिमाचल प्रदेश की सरकार और वहां के प्रशासन ने आखिर इन तबाहियों से क्या सीखा है, अब नए सिरे से किस तरह के कदम उठाए जाएंगे, इस पर कोई ठोस आश्वासन नजर नहीं आता है। क्या आपको शिमला के इन मकानों को देखकर डर नहीं लगता है? यह हिल स्टेशन है या बिल्डिंग स्टेशन? पिछले कुछ वर्षों की बारिश ने शिमला को लेकर दी जा रही तमाम चेतावनियों को अब सच साबित कर दिया है। क्या अब भी शिमला के लोग इसे अनदेखा करेंगे और किस्मत पर टाल देंगे? जिन लोगों ने शिमला में अतिक्रमण कर घर बनाए हैं और खरीदा है, क्या वे आगे आएंगे, पुनर्विचार करेंगे? क्या इस पर बहस होगी? ऐसे घर तो कभी भी ढह सकते हैं। शिमला और उसके आसपास भूस्खलन से मकान और सड़कों को काफी नुकसान पहुंचा है। यह मॉल है, यहां पर करोड़ों लोगों ने अपनी तस्वीर खिंचाई होगी। कम से कम उन्हें ही शिमला की बात करनी चाहिए। अगर ये नहीं बचेगा तो फिर आप गर्मी में दौड़कर किस शिमला का दर्शन करने जाएंगे? पहाड़ हमारी छुट्टी के लिए नहीं है, छुट्टी के नाम पर पहाड़ों की छुट्टी की जा रही है। राहत बचाव कार्यों में भी आप देखेंगे कि पहले पर्यटकों को बचाने पर जोर दिया जाता है, वो गलत नहीं है, लेकिन छुट्टी का केंद्र बना देने से यहाँ के रहने वालों के नुकसान की भी चिंता तो करनी चाहिए। शिमला के ढली थाना के ब्लादिया इलाके में बुधवार सुबह भूस्खलन में नौजवान दंपति की मौत हो गई, ऐसी खबर मिली।
हमें नहीं भूलना चाहिए कि इस पर्यटन के नाम पर पहाड़ों को बर्बाद भी किया गया है। इन्हीं पहाड़ों के संसाधनों के दोहन से मैदानी इलाकों में बिजली चमकती है। आज इन पहाड़ों के राष्ट्रीय उपभोक्ता कहां चले गए हैं? वे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की तबाही के वक्त आगे क्यों नहीं आते हैं? क्या हम अपनी आंखों के सामने इन पहाड़ों को ढहते हुए नहीं देख रहे हैं? हिंदी प्रदेश की जनता को ना तो मणिपुर दिखता है ना हिमाचल प्रदेश। 10,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान बताया जा रहा है और राज्यों के मुख्यमंत्री 10 से 15 करोड़ की मदद का ऐलान ट्विटर पर कर रहे हैं। इतना पैसा तो अकेले भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के खजाने से ही निकल सकता था। शिमला की हालत बहुत खराब है। यह वीडियो 25 अगस्त का है। इस दिन बारिश नहीं हुई मगर यहां के लोग बारिश से डरने लगे हैं। किसी को पता नहीं कितना बरस जाए और कौन सा हिस्सा गिर जाए। इसकी तो बात ही नहीं हो रही है कि इतनी तबाही देखने के बाद लोगों के दिलो दिमाग पर क्या असर पड़ रहा है, उन्हें नींद भी आ रही है या नहीं। बारिश इतनी तेज हुई कि शिमला के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी के स्पेशल वार्ड की छत से पानी टपकने लगा और स्पेशल वार्ड में भर गया। हम तबाही के वीडियो में केवल तबाही देखते हैं, उन मरीजों को नहीं देख पाते जिनका इलाज इसके कारण नहीं हुआ होगा। हम उनकी पीड़ा या तड़प के वीडियो तो कभी नहीं देख पाते। घायलों की क्या हालत होती होगी, इमरजेंसी के मरीज किस रास्ते से जाते होंगे, किसी को डायलिसिस के लिए भी जाना होता होगा। यह सब भी सोचा कीजिए जो खबरों का हिस्सा नहीं होती हैं। जब सड़क ही बंद है, टूटी हुई है, घंटों जाम है, तो इन मरीजों की परेशानी कितनी बड़ी हो जाती होगी। भारी बारिश के चलते शिमला, मंडी, सोलन में सभी स्कूल और कॉलेज 2 दिनों के लिए बंद कर दिए गए। शिमला, सिरमौर, कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर, सोलन, बिलासपुर और कुल्लू में लगातार बारिश के कारण फ्लैश फ्लड की चेतावनी जारी की जा रही है। हम तो 2023 की त्रासदी पर ही बहस नहीं कर रहे हैं, 2022 की त्रासदी को तो भूल ही गए हैं। भूलकर हम इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते। प्रकृति ने पहाड़ों के लिए जो दिया है, हम उसका अधिकतम दोहन इस्तेमाल कर चुके हैं। नया शिमला बसाने के नाम पर प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट कर चुके हैं। पक्के मकानों को बनाकर लोगों को लगता है कि पानी की धारा का मुकाबला कर लेंगे, मगर अब खुद वही देख रहे हैं कि धारा के सामने सीमेंट के इन मकानों की क्या हालत है। शिमला की हालत देखकर लगता है कि आज और अभी ही इसकी विकास योजनाओं पर फिर से विचार करने का समय आ गया है और लगाम लगाने का। इसके लिए सरकार को भी ठोस फैसले लेने होंगे और लोगों को भी। टिकेंद्र सिंह ने हिंदू अखबार में शिमला के संकट पर एक लेख लिखा है। बताया है कि पानी की बावड़ियों पर और नालों पर जहां से पानी निकलता है, लोगों ने घर बना लिए। आपदा तो आनी ही थी। हिमाचल प्रदेश में जो आपदा है उसको बहुत सारे लोग ये कहना चाह रहे हैं कि ये प्राकृतिक आपदा है, जबकि मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये सुनियोजित ढंग से, इट्स अ प्लान्ड डिस्ट्रक्शन ऑफ द हिमालयाज। ये हिमालय का बहुत ही सुनियोजित तरीके से विनाश की गाथा लिखी गई है और ये गाथा खासकर पिछले 3 दशकों में लिखी गई है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है, हर साल नुकसान हो रहा है। इस साल ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अगर आप थोड़ा क्लाइमेट साइंटिस्ट को देखें तो वो ये कह रहे हैं कि खासकर जो IPCC रिपोर्ट है, इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, वो ये कह रही है कि जो हिमालय है और कोस्टल इंडिया है वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को लेकर। उसका मतलब ये है कि जो हमारे जो पहले मान लीजिए 1 शताब्दी में 1 होता था, अभी वो 1 शताब्दी में 100 से ज़्यादा होंगे। और जो रेनफॉल पैटर्न है वो छोटे समय पर ज़्यादा बारिश होगी। तो हमें मालूम है कैसा हो रहा है। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? हम तैयार बिल्कुल भी नहीं हैं, क्योंकि ये तैयारी में एक बहुत बड़ा नया रास्ता शुरू हुआ 1990 के दशक के बाद। और जब हमने एक नया रास्ता तैयार किया, क्योंकि हिमाचल अपने आप में अगर आप मॉडल देखेंगे 70 से लेकर जो 90 का मॉडल है, जिसको मैं डॉक्टर परमार का मॉडल कहता हूँ, जो काफ़ी इंक्लूसिव है, काफ़ी पार्टिसिपेटरी है, जिसमें प्रकृति के साथ जुड़कर काफ़ी बात की गई है। लेकिन 90 के बाद से ये कहा गया केंद्र सरकार ने कि आपको अपना वित्तीय घाटा जो है वो कंट्रोल करना पड़ेगा और हम आपकी जो मदद कर रहे थे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में, वो हम ज़्यादा मदद नहीं करेंगे। अब अगर आपको वित्तीय घाटा कंट्रोल करना है तो क्या करेंगे? हमने अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बेचना शुरू किया। और ये सिर्फ हिमाचल प्रदेश की गाथा नहीं है, संपूर्ण हिमालय पर्वत में आप देखेंगे ऐसा ही हुआ है। नेचुरल रिसोर्स क्या है? हमारे पास पानी है, हमने ज़्यादा पानी के परियोजना लगानी शुरू की आंखें बंद करके। टूरिज्म है तो टूरिज्म पे हमने आंखें बंद करके कंस्ट्रक्शन शुरू करवाई। RCC जो हमारे यहाँ पर बनता ही नहीं है, जो बाहर से मटेरियल आता है, और इसके साथ हमने रोड को चौड़ा करना शुरू किया। आज हकीकत यह है कि ज़्यादातर आपदा जो है वो आपका हाइड्रो पावर की वजह से है।
ज़्यादातर आपदा है आपके जो रोड, दो मुख्य 4 लेन हो रहे हैं वो भी बंद हैं, क्योंकि पूरा 90 डिग्री पर उसको काट लिया है, जो पहाड़ में इस तरह से कटिंग नहीं होती है। तो हम देख रहे हैं इससे ना तो इकोलॉजी बची है, ना लोग बचे हैं। करीब करीब 400 डेथ्स हो गई हैं, 12,000 करोड़ का एसेट है का नुकसान। और हम इसमें ये नहीं गिन रहे हैं जो अभी पिछले 2 महीनों में हमारे करीब 1,000 करोड़ की जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है उसका नाश हो गया है। तो हिमाचल को जो चाहिए वो टिकाऊ विकास चाहिए, जो प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ हो और जो इंक्लूसिव हो। उसका मतलब ये है कि लोगों के आधार पर विकास होना चाहिए, और खासकर बिल्डिंग पैटर्न यहाँ पर जिस तरह हमने देखा आनी में और जगह पर, पानी पर कम से कम नो मीन्स नो होना चाहिए। पानी के आसपास कोई सेटलमेंट नहीं होनी चाहिए, और इसी तरह से वहाँ पर कोई घर नहीं बनने चाहिए। साथ में बिल्डिंग टाइपोलॉजीज जो है वो बिल्डिंग टाइपोलॉजीज पर्वतीय क्षेत्र को ध्यान में रखकर होनी चाहिए, ना कि जिस तरह चंडीगढ़ में एक लैंड यूज फॉर्मूला लगा दिया और FAR 2.5 का दे दिया। ऐसे नहीं हो सकता है। जियोलॉजिकल स्टडी के आधार पर कहाँ रॉक्स मजबूत है, अंग्रेजों ने भी बनाए 100 फीट से ऊपर, वहाँ बनाओ। लेकिन जहाँ बिल्कुल नहीं बन सकते वहाँ बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। नहीं तो ये हम अपनी जानें खो रहे हैं, हम लोग अपने एसेट्स खो रहे हैं और हम अपनी प्रकृति खो रहे हैं। ये बिल्कुल सस्टेनेबल नहीं है। इसमें मेजर डिसरप्शन की जरूरत है, और डिसरप्शन का मतलब यह है कि नया रास्ता तैयार करने की। टिकेंद्र सिंह के इस बयान को आप दोबारा सुनिए और सोचिए। हिमाचल में जिस स्तर की तबाही है उससे पता चल रहा है कि राहत व बचाव कार्य कितना मुश्किल हो रहा होगा। प्रशासन और पुलिस की हालत खराब हो गई होगी। हम ऐसे वक्त में इन कार्यों से अपने लिए कुछ नायक खोज लेते हैं, लेकिन जरूरत ऐसे नायक की है जो फैसला ले कि प्रकृति के संसाधनों को कैसे बचाएंगे, अतिक्रमण कैसे रोकेंगे, दोनों तरह के अतिक्रमण, अवैध वाले भी और विकास के नाम पर होने वाले वैध अतिक्रमण भी। इस रिपोर्ट में कई अखबारों के कई संवाददाताओं की मेहनत शामिल है। हम सबके नाम नहीं ले रहे हैं, मगर उनका ध्यान जरूर है। हिमाचल की खबरों को देखते हुए भारत की नष्ट कर दी गई पत्रकारिता पर भी अफसोस हुआ। आप देखिएगा प्रधानमंत्री जब बेंगलुरु जाएंगे तब कैसा कवरेज होगा, और हिमाचल में कोई पुल गिरा है, किसी का घर गिर गया है, उसे लेकर मीडिया में कैसी संवेदनशीलता है देख लीजिए। वरना मीडिया भी अपने आप में एक प्राकृतिक और राष्ट्रीय आपदा तो बन ही गया है। भारत के अलग अलग राज्यों में हिमाचल प्रदेश को लेकर किस तरह के कवरेज हो रहे हैं यह तो पता नहीं, लेकिन दिल्ली के अखबारों और चैनलों को देखकर लगता है कि हिमाचल प्रदेश दिल्ली की भीषण गर्मी से बचने का एक ऐसा प्रदेश भर है जहां लोगों को जाकर कुछ दिन बिताना है। हम आपको न्यूयॉर्क टाइम्स में हाल की उन खबरों को दिखाना चाहते हैं जिनका संबंध प्राकृतिक आपदाओं से है। केवल अमेरिका ही नहीं, दूसरे देशों की आपदाओं को भी कितनी जगह मिली है। अमेरिका का अखबार है तो वो सिर्फ अमेरिका पर ही केंद्रित नहीं है। 24 अगस्त के न्यूयॉर्क टाइम्स के पहले पन्ने पर ग्रीस में फैली जंगली आग पर रिपोर्ट है। अखबार के अंदर देखेंगे तो और खबरें दिखेंगी। 9वें पन्ने पर ग्रीस की जंगली आग पर विस्तृत रिपोर्टिंग है। ये भी देखिए, अगर पृथ्वी का तापमान बढ़ता रहा और समंदर गर्म होता रहा तो मछलियों की याददाश्त पर असर पड़ेगा, ऐसी खबर छपी है। वे अपने बचाव करने में कम सक्षम रह पाएंगी। 23 अगस्त के न्यूयॉर्क टाइम्स के पहले कॉलम में सोमिनी सेनगुप्ता की रिपोर्ट है कि पूरे विश्व में मौसम भयानक करवट ले रहा है। जंगली आग, तूफान, भूस्खलन और हीट वेव की बढ़ती घटनाएं एक चिंताजनक भविष्य की तरफ इशारा कर रही हैं। बताया है कि हाल के कई वर्षों में जुलाई सबसे गर्म महीना रहा। अगस्त में मौसम से जुड़ी कई आपदाएं दुनिया भर में कहर बरपा रही हैं। मौसम को सिर्फ मौसम की तरह नहीं देखा जाता है, इसका मानव जीवन, प्रकृति, राजनीति, संसाधनों पर क्या असर पड़ रहा है, इसकी समझ बनाने की कोशिश की जाती है। इन अखबारों में किसी किसी दिन जलवायु परिवर्तन की तबाही पर कई सारी खबरें छपती हैं, बड़े आकार में छपी हुई हैं और तमाम जानकारियों के साथ। मैं 1000 बार कह रहा हूं, गोदी मीडिया से आप सावधान रहिए। यह अपने आप में प्राकृतिक आपदा है। इसका एक ही काम है, आपको स्क्रीन से गायब कर देना और स्क्रीन पर प्रधानमंत्री मोदी को बिठा देना। अगर आप अब भी नहीं समझने के लिए तैयार हैं तो और 1000 बार इसे दोहराने वाला हूं। मीडिया आपको बदल रहा है, आपकी खबरों को गायब कर रहा है। हिमाचल प्रदेश की जनता को ही निर्णय लेना होगा कि उसे क्या चाहिए। सरकार तबाही के बहाने बचाव कार्य में लगी रहेगी और बचाव में अच्छा काम कर वाहवाही लूट लेगी। ये काम जरूरी है, मगर इस वक्त निर्णय इस बात को लेकर करना है कि राज्य को कैसा विकास चाहिए। ऑल वेदर रोड के नाम पर जितनी सड़कें बनी हैं उन्हीं की पब्लिक ऑडिट होनी चाहिए। इन्हें किस बात का ऑल वेदर रोड कहा जाता है? आपने यह बोगस नाम कैसे स्वीकार कर लिया? कैसे? आप ही बताइए। जब पहाड़ धंस जाएगा तो ऑल वेदर रोड बचा रहेगा?
नेता आपको मूर्ख बनाते हैं, बनाते भी रहेंगे, मगर आप क्यों मूर्ख बनते जा रहे हैं? थोड़ा तो सोचिए। पहाड़ ऑल वेदर तभी होंगे जब और मकान नहीं बनेंगे और पेड़ों को नहीं काटा जाएगा। और दिल्ली के अमीर ये सोचें कि उन्हें एक ऐशगाह बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश में ही घर क्यों चाहिए। अगर आप यह सोचते हैं कि सारी समस्या की जड़ वहां की जनसंख्या है तो आप सही नहीं हैं। हिमाचल प्रदेश के लिए प्रार्थना आप बारिश से मत कीजिए, आसमान की तरफ देखकर मत कीजिए, लोगों से कीजिए कि जागिए और 4 लेन के नाम पर बन रही सड़कों को एक बार देख लीजिए। 2 दिन की बारिश में सैकड़ों सड़कें बंद कर दी गई, सड़कें ध्वस्त हो जा रही हैं, घंटों जाम में रहना पड़ता है। बड़े बड़े राष्ट्रीय राजमार्गों की हालत खराब है। सड़कें बहुत जरूरी हैं, मगर हमें पता होना चाहिए कि कितनी जरूरी हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।